हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टारगेट है 1000 लाइक का टारगेट है। अगर आपने 1000 लाइक कर दिया तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या, पहला चैप्टर हमारा है, हम चैप्टर वाइज को पढ़ेंगे। हम सभी चैप्टरों को पढ़ लेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, पहला है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। तो देखिए, कूलाम का नियम क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इस नियम के अनुसार यानी कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी को हम आर से प्रदर्शित करते हैं और जो आवेश होता है उसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो जो कूलाम का नियम होगा तो होगा हमारा एफ, यानी बल होता है तो बल अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे इस प्रकार से अनुक्रमानुपाती होगा। और इनके दोनों आवेशों के बीच की क्या है, बीच गुणनफल, उनके बीच की दूरी जो होता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों का जो होता है गुणनफल यानी Q1 और Q2, और इसका क्या होता है, इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है उल्टा, यानी इसके वर्ग कर देंगे आर का, इसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश यानी Q1 और Q2 वाला के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल, दोनों आवेशों के बीच का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों आवेश हैं और फिर दूरी का वर्ग है और यहाँ पे अनुक्रमानुपाती एफ है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा कूलाम का नियम। तो देखिए, यहाँ पे जो होगा, अगर हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है सूत्र, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है कूलाम का नियम। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित कुछ, मान लीजिए कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो इसमें स्थित कोई भी क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए। ई होता है क्या, विद्युत क्षेत्र होता है, ई होता है, और फिर ए जो होता है क्षेत्रफल होता है, फाई होता है विद्युत फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पे इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, या फिर इसे वोल्ट मीटर से भी प्रदर्शित करते हैं इसका मात्रक जो होता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय लिखिए। तो देखिए उत्तर, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगने वाले कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जो गॉस का नियम होता है। तो इसका नियम सूत्र होता है क्या, फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। जब क्यू का गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा सूत्र, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए कह रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा बराबर होता है क्यू बटे यल, यानी क्यू होता है आवेश, एल होता है लंबाई दूरी, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। तो बल आघूर्ण जो होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है, जहाँ पे टाउ होता है बल आघूर्ण, पी होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ई होता है वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि इनके बीच की दूरी को क्या कर दें, आधा कर दें, इनके बीच की दूरी कितना कर दें, उसको आधा कर दें। तो यह बराबर हमारा जो होता है देखिए यहाँ पे
आर स्क्वायर जो होता है उल्टा होता है, इतना होता है इसमें दूरी, तो उसको जब हम आधा करेंगे तो हमारा देखिए इसका क्या हो जाएगा 1/r/r² का इसका वर्ग कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा f बराबर 1/r²/4, क्योंकि 2 का वर्ग होगा तो 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा f बराबर हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा गुणे में, तो 4 इंटू 1/r² हो जाएगा, 4 इंटू 1/r² हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा निकल का आएगा बल हो जाएगा 4f, जो बल होगा तो ये 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए बल होगा 4 गुना। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक का विमा लिखिए। तो देखिए निर्वात का जो वैद्युतशीलता होता है उसका मात्रक होता है, देखिए कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसके विमा होते हैं यम के पावर -1, एल के पावर -3, टी के पावर 4 और ए के पावर 2। अब देखिए दूसरा चैप्टर हमारा आ गया स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। तो देखिए जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है उसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर होता है के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, ये सूत्र होता है, जहाँ पे के होता है परावैद्युतांक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई समांतर प्लेट है संधारित्र की जिसमें परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारा सूत्र होता है सी बराबर के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। अगर हम इसमें मान लीजिए के परावैद्युतांक पदार्थ भर देते हैं तो इसकी धारिता जो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, धारिता इसकी बढ़ जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो देखिए जो ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है यू ई बराबर होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ पे ई जो होता है वैद्युत क्षेत्र होता है और जो यू होता है वो होता है समांतर प्लेट के जो ऊर्जा घनत्व, जो यू ई होता है ये होता है ऊर्जा घनत्व। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि परावैद्युत पदार्थ क्या है। देखिए ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कांच, मोम, कागज, तेल आदि। अब देखिए अगला चैप्टर हमारा आ गया विद्युत धारा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रहा है कि आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। तो देखिए जो अनुगमन वेग होता है और धारा जो होता है इसमें संबंध क्या होता है। यहाँ पे देखिए जे बराबर एन ई इंटू वी डी जो होता है अनुगमन वेग होता है, और देखिए यहाँ पे जे बराबर होता है हमारा आई इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम जे दोनों का निकालेंगे जब हम धारा घनत्व, ये होता है देखिए ये होता है क्या, जे जो होता है ये धारा घनत्व होता है और वी डी जो होता है अनुगमन वेग होता है। तो यहाँ पे देखिए जे बराबर एन ई इंटू वी डी, ये इसमें संबंध होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। कैसे, देखिए नया प्रतिरोध बराबर एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध, और एन जो होता है ये तार की लंबाई होती है, यहाँ से हम इसको निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कह रहा है कि गतिशीलता किसे कहते हैं। तो देखिए किसी चालक के अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। यहाँ पे होता है म्यू बराबर वी डी बटे ई, जहाँ पे वी डी होता है अनुगमन वेग और जो म्यू होता है ये गतिशीलता होता है, ई विद्युत क्षेत्र होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाला जो बल का सूत्र होता है एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पे क्यू होता है कण का आवेश, जो क्यू होता है कण का आवेश होता है, और बी जो होता है ये होता है चुंबकीय क्षेत्र, और वी जो होता है ये होता है कण का वेग, और एफ जो होता है ये होता है बल। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र लिखिए। तो देखिए दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र होता है
वो होता है F/L बराबर μ0/2 पाई × I1 I2/R, ये होता है। या फिर आप इसको भी लगा सकते हैं। अब देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दीजिए। तो देखिए किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए किसी चल कुंडली धारामापी का एमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो देखिए धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, इसका रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का व मात्रक व विमा लिखिए। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या फिर वेबर होता है, न्यूटन मीटर एम्पियर या फिर वेबर। और विमा होता है mL²T²A⁻⁻1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का मान तथा धारा के शिखर मान में क्या संबंध है। तो देखिए जो इसका मध्य वर्गमूल होता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान वो होता है IRMS होता है, और इसका जो शिखर मान होता है I0 होता है। तो उसमें जो संबंध है, जो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का मान बराबर होता है शिखर मान बटे √2, तो ये इसमें संबंध है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि LCR प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। जो LCR परिपथ धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। तो देखिए इसका सूत्र होता है cos φ बराबर R/√R² प्लस XL-XC², ये होता है। या फिर cos φ बराबर R/Z हो सकता है, जहाँ पे Z का मान होता है यहाँ पे देखिए R² प्लस RL-RC इंटू इसका स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होगा। तो देखिए प्रतिबाधा बराबर होता है प्रतिरोध। प्रतिबाधा को हम Z से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोध को R, दोनों बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुण लिखिए। देखिए पहला, ये प्रकाश की चाल से चलती हैं, दूसरा ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होगी। तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम जो तरंगदैर्ध्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति होगी, देखिए लेमडा बराबर हो जाएगा हमारा 1 एंगस्ट्रॉम। हमें यहाँ पे आवृत्ति भी ज्ञात करना है। इसको जो हमारा एंगस्ट्रॉम है इसको हम मीटर में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे हमारा होता है V बराबर जो होता है आवृत्ति V बराबर C/λ। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा C का मान जो होता है 3 × 10⁸ होता है, और बट्टे में हमारा लेमडा का मान कितना है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 × 10⁻18 हर्ट्ज, क्योंकि देखिए ये देखिए 10 माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, एक से हम 3 को काटेंगे तो वही रहेगा, तो 3 × 10⁻18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें एवं सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंगदैर्ध्य के घटते क्रम में लिखिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होता है सूक्ष्म किरणों का, सूक्ष्म तरंग का, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद गामा किरण, उसके बाद रेडियो तरंग। सबसे कम जो होता है रेडियो तरंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पे होता है सिग्मा m बराबर n-1 इंटू ए, जहाँ पे सिग्मा m होता है विचलन कोण, ए होता है प्रिज्म का कोण और n होता है अपवर्तनांक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए का मान है 4 डिग्री, एन है 1.5 और हमें न्यूनतम विचलन कोण क्या है सिग्मा एम ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सूत्र होता है सिग्मा एम का n-1 इंटू ए। तो देखिए एन का मान 1.5 है और ए का मान 1 है, तो हमने इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा
बचेगा यहाँ पे 0.5, इसका गुणा होगा 0.5 का 4 में, तुम्हारा बचेगा 2 डिग्री। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती या मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे बिंदु का द्वितीय फोकस कहते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र में समझते हैं। ये हमारा है मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, ये हमारा है फोकस, फोकस दूरी। ये देखिए मुख्य अक्ष है, ये हमारा मान लीजिए फोकस दूरी यहाँ पे है, पहला फोकस दूरी। इसके समांतर किरण चलती है और परिवर्तन के बाद अपवर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष को जहां पर काटती होता है द्वितीय फोकस पे हो जाएगा हमारा F2। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। तो देखिए इसका सूत्र होता है n बराबर साइन इंटू ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और बटे में साइन ए बटे 2, जहाँ पे n होता है अपवर्तनांक और फिर सिग्मा m होता है विचलन कोण और फिर a होता है प्रिज्म का कोण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें निम्नलिखित है। नंबर 1 है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो और दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि परावर्ती दूरदर्शी की दो विशेषताएं लिखिए। तो देखिए नंबर 1 होता है इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है और दूसरा है इसके बने प्रतिबिंब में वर्ग विपथन का दोष नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि नैन की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखिए नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इस माध्यम से वायु में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा। तो देख क्रांतिक कोण को हम n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर होता है c/v। c जो होता है प्रकाश की चाल होता है और फिर v जो होता है क्या होता है, यहाँ सॉरी v जो होता है प्रकाश का वेग यानी चाल होता है। अब यहाँ पे देखिए तुम्हारा सूत्र क्या हो जाएगा, तो n बराबर जो क्रांतिक कोण का सूत्र हो जाएगा c/v हो जाएगा। c का मान हमारा होता है क्या 3 × 10⁸ और n जो है प्रकाश की चाल हमारा दिया 1.5 × 8, 1.5 × 10⁸ तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे और 1.5 को हम काटेंगे 3 में, तुम्हारा 2 आएगा तो n बराबर हमारा 2 हो जाएगा। तो साइन c बराबर क्या हो जाएगा 1/n, तो साइन c बराबर हमारा हो जाएगा हाफ। इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारा 1/2 होता है कितना, जो 1/2 होता है साइन 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ पे साइन c और फिर बराबर साइन 30 हो जाएगा, तो साइन साइन कट जाएगा, c बराबर हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, क्रांतिक कोण 30 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखिए। तो फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर होता है लैम्डा d इंटू स्मॉल डी। तो देखिए जहाँ पे W जो होता है, W होता है फ्रिंज की चौड़ाई और फिर लैम्डा जो होता है तरंगदैर्ध्य और जो कैपिटल D होता है पर्दे की दूरी, स्मॉल d होता है छिद्र की चौड़ाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि उन दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। तो प्रकाश का व्यतिकरण और ध्रुवण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रकाश की विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। तो देखिए केंद्रीय उच्चिष्टि की चौड़ाई घट जाएगी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। तो देखिए विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। जितना तरंगदैर्ध्य की कोटि हो उतनी फ्रिंज की चौड़ाई होनी चाहिए, तो रेखा छिद्र की चौड़ाई उतनी होनी चाहिए। अगला देखिए क्या है, कह रहा है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो देखिए आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण होता है E के बराबर hv माइनस डब्ल्यू ये होता है, या फिर E के बराबर hv माइनस hv नॉट ये होता है। आगे देखिए
अगला है दे ब्रॉगली सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। तो देखिए दी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र लिखिए। तो देखिए होता है लैम्डा बराबर एच बाई पी, या फिर लैम्डा बराबर एच बाई पी का मान होता है रूट में 2m के। तो इसका हम यहाँ पे मान रख दे रहे हैं, रूट में हमारा 2m के आ गया यहाँ पे देखिए, क्योंकि p बराबर होता है रूट में 2m के, तो हो जाएगा लेमडा बराबर h बाई रूट में 2m के। अगला देखिए क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक फोटान की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए संवेग ज्ञात करने के लिए संवेग का सूत्र होता है p बराबर ई बटे सी। सी का मान होता है 3 गुणे 10 के पावर 8, और ई जो होता है फोटान की ऊर्जा, वो ये दिया है हमारा कितना, ये जो हमारा फोटान का ऊर्जा दिया कितना दिया है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करेंगे तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने गुणा किया 30 गुणे 10 के पावर, तो 30 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, और बटे में 3 गुणे 10 के पावर 18। तो यहाँ से 30 से कट जाएगा 3 धामा 30, ये कट जाएगा तो 10 का गुणा जो हमारा होगा 1.6 में तुम्हारा बचेगा 16। तो 16 गुणे 10 के पावर 27, क्योंकि 8 जो है ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 19 और फिर माइनस 8 हो जाएगा 27। तो इस प्रकार से होगा P बराबर 16 गुणे 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हाइड्रोजन परमाणु के लिए कोणीय संवेग का सूत्र लिखिए। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो कोणीय संवेग का सूत्र होता है एम वी आर बराबर होता है एन एच बटे 2 पाई, और फिर डब्ल्यू बराबर एन जे बटे 2 पाई। एच का मान जो होता है 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34 जे एस होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में पूछेगा और लघुत्तरीय में भी पूछेगा। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य भाग में पड़ती हैं। तो देखिए वामर श्रेणी, लाइमन पराबैंगनी भाग, वामर दृश्य भाग, पाश्च अवरक्त भाग, और ब्रैकेट अवरक्त भाग, और फुंड जो होता है अवरक्त भाग, ये होता है दृश्य भाग। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए तरंगदैर्ध्य का सूत्र रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। तो देखिए हो जाएगा 1 बाई लेमडा बराबर आर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की n वें ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी होती है। तो देखिए n वें ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा होती है ई एन बराबर माइनस 13.6 बटे एन ई होता है ई वी। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है 47, परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU क्या होता है। जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है क्या होता है। तो देखिए कार्बन परमाणु 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग में एक AMU कहते हैं, इसके 12वें भाग को कहते हैं एक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान। अगला देखिए क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है, किसी एक मंदक का नाम लिखिए। देखिए मंदक का कार्य न्यूटन की गति को मंद करना, भारी जल एक न्यूट्रॉन है, भारी जल का एक क्या न्यूट्रॉन मंदक है, जो भारी जल है ये न्यूट्रॉन का मंदक है, ये न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। अगला देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए तो नाभिकों की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए होता है इसका सूत्र जो बंधन ऊर्जा का होता है डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो देखिए अगर इसको क्या करें हम 1/3 कर दें तो होता है क्या, देखिए यहाँ पे डेल्टा ई बराबर होता है अनुपाती सी, तो डेल्टा ई अनुपाती अगर हम 1/3 कर दें तो 1/3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा देखिए डेल्टा ई बराबर जो होता है डेल्टा ई, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डेल्टा ई अनुक्रमानुपाती 1/9, क्योंकि 3 का वर्ग होगा तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है समभारिक का अर्थ समझाइए। तो देखिए ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान लेकिन
परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं उन्हें समभारिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं उन्हें समभारिक कहते हैं। जैसे कि देखिए 4x 12, 5y 12 और 6z 12, इनके परमाणु भार क्या हों, समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए इनका भार समान है लेकिन इनका क्रमांक जो है अलग अलग है। अगला है सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया की। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया की। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगा, H1H² प्लस 1H² बराबर 2He⁴ प्लस ऊर्जा, ये हो जाएगा इसकी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक AMU द्रव्यमान को पूरी तरह नष्ट करने में कितना ऊर्जा लगता है। देखिए एक AMU को नष्ट करने में 1 MU बराबर होता है 931 MeV, तो इतना ऊर्जा लगता है इसको नष्ट करने में। अगला देखिए क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विघटन की घटना या क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें कैसे अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। तो देखिए शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाकर पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं। तो देखिए शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले तत्व को मिलाकर बनाते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। अगला देखिए क्या है, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि वी ए बड़ा हो, वी ए छोटा हो वी बी से, तो देखिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कह रहा है, तो इनके बीच तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा तो हो जाएगा R बराबर 10 ओम। यहाँ पे देखिए 10 ओम हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे दिया है। अगला है संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। तो संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होता उसे अवक्षय परत कहते हैं। संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होता उसे अवक्षय परत कहते हैं। अगला देखिए क्या है, दो ऐसे अपद्रव्यों के नाम लिखिए जो शुद्ध सिलिकॉन को अर्धचालक बना देते हैं। तो आर्सेनिक और फास्फोरस, ऐसे दो क्या हैं, ऐसे दो अपद्रव्य हैं। अगला है विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है। तो देखिए अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। अब देखिए विभव प्राचीर की कोटि क्या है। तो देखिए विभव प्राचीर 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट की कोटि का होता है। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 फिजिक्स का 60 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।